नमस्कार। मैं मयंक पोरवाल आपका सभी का स्वागत करता हूँ 5 मयंक पोरवाल शो में। होलिस्टिक टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है डायग्नोसिस पे, कि अगर आप रोग का निदान करने जा रहे हैं, अगर आप किसी को कोई ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं, किसी की कोई समस्या का हल करने जा रहे हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमें डायग्नोज करना है, किस तरीके से हमें ये पता करना है कि इनको क्या क्या दिक्कतें हैं और हो सकती हैं। कई बार जो लोग आते हैं आपके पास, जो साधक आएंगे, क्लाइंट आएंगे, वो तो बताते ही है कि ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है, लेकिन अगर आप के अंदर जो हमारी होलिस्टिक थेरेपी है या जो हमारी वैदिक मेडिसिन है, उसमें ये है कि आप चेहरा देख के, नाखून देख के, हाथों को देख के, बंदे को आता हुआ देख के, चाल ढाल देख के भी ना, उसके शरीर की शेप देख के आप ये बता सकते हैं कि इसको प्रकृति क्या है इसकी, इसको क्या क्या दिक्कतें और हो सकती हैं। ठीक है, तो आज ऐसी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। ये एक सीरीज भी रहेगी। आज हमारा पहला सेशन है और जिसमें हम लोग डायग्नोसिस पे बात करेंगे, और बात होगी आज नेल डायग्नोसिस पे, कि कैसे आप किसी के नाखून देख के आप उसका पूरा बहुत सारी चीजें आप पता लगा सकते हैं कि कैसे नाखूनों से भी डायग्नोस होता है। और आज जो ये सेशन है ये फुल नॉलेज वाला होने वाला है। आपको बहुत सारी ऐसी नॉलेज जो बड़े बड़े कोर्सेज में और बहुत टाइम के बाद सीखने मिलती है, वो यहाँ पे आपको आज थोड़े से कंट्रीब्यूशन के साथ सीखने मिलेगी। आपको घर बैठे ये वीडियो देखना है। बस कंट्रीब्यूशन क्या है कि जब भी आप इसे देखें तो एक हेल्प करिए आपकी भी और सबकी भी, इस वीडियो को जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, या जैसे भी आपको मिला है ये, इसको आगे फॉरवर्ड जरूर करें, आगे शेयर जरूर करें उन थेरेपिस्ट के साथ जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, या उन लोगों के साथ जिनको आप स्वस्थ देखना चाहते हैं, आपके परिवार के साथ, उनको भी पता रहे। क्योंकि ये ऐसी नॉलेज है जो घर घर में होनी चाहिए, कि आज जैसे नाखूनों में कुछ भी अंतर दिखा या कुछ भी पता चला, तो लोग अपने आप ही ये पता कर लें कि यार ये दिक्कत हो सकती है या आ सकती है, फिर वो किसी अच्छे थेरेपिस्ट के पास भी जा सकते हैं। तो ये एक बहुत नॉलेजेबल सेशन आज होने वाला है, और यही कंट्रीब्यूशन आपको करना है। आपको कोई बहुत बड़ी मुद्रा या फीस पे नहीं करनी है, आपको बस इतना कंट्रीब्यूशन पे करना है कि इसको आपको आगे शेयर करना है। तो और इसमें आपको जो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे वो होंगे आज संजय जोशी, जो हमारे साथ अभी जुड़ेंगे। तो वो अपना 25 साल का एक्सपीरियंस जो होलिस्टिक फील्ड का है वो आज आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। और एक ये बहुत बड़ी चीज है कि आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं जो आपके साथ अपनी चीजों को साझा करेंगे। तो चलिए, हम ज्यादा बात न करते हुए आमंत्रित करते हैं डॉक्टर अजय जोशी जी को। स्वागत है सर आपको। आवाज आ रही है सर आपको? नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत है। हमारे साथ कई सारे दर्शक जुड़ गए हैं। दीप्ति जैन गर्ग जी हैं, गुड इवनिंग। मयंक सर लिख रही हैं, गुड इवनिंग। अजय सर, गुड इवनिंग आपको भी, और इस सेशन में बने रहिए जी और इसको शेयर जरूर करिए। जी जी बिल्कुल क्लियर है। रिया वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं अभी। आप दोनों और जो भी लोग जुड़े हुए हैं, सबसे निवेदन है कि इस सेशन को शेयर जरूर करें अभी फेसबुक पे और आपके लोगों के साथ, तो जिससे मैक्सिमम लोग इसको देख पाएं और आप अपने साथ साथ सबका भला कर पाए। तो चलिए सर, हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे रोग निदान में हमें परीक्षण करना है और किस तरीके से हमें डायग्नोज करना है, किस तरीके से पहचानना है कि किसी को क्या दिक्कत हो सकती है, क्या दिक्कत आ सकती है। और ये जो नाखूनों का नेल डायग्नोस है, जो इतना बड़ा एक विषय है जिसपे कई क्लासेस हो रही हैं, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। कई हजारों रुपए की क्लासेस लोग कर रहे हैं, तो चलिए इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आचार्य महेंद्र मुंद्रा जी भी जुड़ गए हैं नेपाल से। पूजा बंसल जी हैं दिल्ली से। महेंद्र मुंद्रा जी आपका स्वागत है, पूजा बंसल जी आपका भी स्वागत है, सभी का स्वागत है। सभी से बात करेंगे और आप लोग अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं यहाँ पे। जो भी चीजें आपको समझ में आती है, जो भी जाननी है, तो वो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। अभी
डॉक्टर जोशी साझा करेंगे सारी चीज़ों को आपके साथ। और नेल का जो मैट्रिक्स, नेल डायग्नोसिस को सबसे पहले चुनने की वजह भी यही है कि आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। आज आप अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम नेल्स से ही पता लगा लेंगे कि हमारे शरीर के अंदर क्या चीजें हो रही हैं, क्या हलचल हो रही है। चलिए इस सब पे बात करते हैं। और जो भी लोग जुड़े हैं सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आप लोगों से बार बार एक ही निवेदन है कि इसको आप मैक्सिमम शेयर करते रहिए लोगों के साथ। और जी, छवि चौहान जी भी जुड़ गए हैं। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग है। छवि जी आपसे भी निवेदन है कि इस सेशन को शेयर जरूर शेयर करें। और एक इन्फॉर्मेशन और मैं आप लोगों को आज दे दूं कि हमारे जितने भी सेशन है हमारे यूट्यूब पे और फेसबुक पे अवेलेबल हैं, जिनको देख के आप एक बहुत अच्छा होलिस्टिक थेरेपिस्ट बन सकते हैं। तो आप सब लोग जुड़िए। स्वागत है सर। आज के विषय को स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम अलग अलग चीजों को देख के पता लगा लेते हैं कि कैसे हो रहा है। और आप तो चेहरा देख के बता देते हैं, जैसे लोग लिफाफा देख के मजमून भाप लेते हैं ना, तो आप चेहरा देख के आप आने जाना और कई बार तो बातें पूछ के ऐसा हो रहा है क्या कि वैसा हो रहा है, तो इससे ही पता लग जाता है कि क्या चल रहा होगा किसी भी साधक के शरीर के अंदर। और क्योंकि हम लोग होलिस्टिक थेरेपिस्ट है तो हमें पता होना चाहिए कि नाखूनों को देख के क्या दिक्कत आ रही है, किसको देख के क्या, आंखों को देख के, चेहरा देख के। तो आज जो नाखूनों का है कि सबसे पहले किसी से मिलते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन नाखून हमें दिखते हैं। कैसे हम पता कर लगाएंगे नाखूनों से और किस तरीके से हमें करना चाहिए, इससे बात करते हैं। जी ये तो डॉक्टर मयंक जी, सबसे पहले तो पिक्चर के गाने की 2 लाइन नाक छुपाओ कितना सकेगा, समाज ये इतना गहरा, जिनकी बात बता देता है असली नकली चेहरा। बिल्कुल बिल्कुल देख के, बिल्कुल। आंखों को देख के, बालों को देख के, दांतों को देख के, शरीर की बनावट को देख के, आदमी के चलने के तरीके को देख के हम तो यहाँ एक बिल्कुल ध्यान रखना है कि रोग निदान चिकित्सा प्रारंभ करने से पूर्व तो रोग का यदि निदान करना है तो चिकित्सकों को रोग का परीक्षण कैसे करना है, ये यदि आ गया तो रोग निदान बहुत आसान हो जाता है और एक सफल चिकित्सा कर पाना बहुत आसान हो जाता है ना। तो रोग निदान से तात्पर्य है कि रोगी और उसके रोग से संबंधित सभी तथ्यों को सामने, इसलिए एक विषय जो चिकित्सा की कसौटी पे खरा माना जाता है वो उसको इनिशियल स्टेज पे पकड़ चिकित्सक रोग निदान का अपना अपना तरीका है। कोई चाल देख के बताता है, कोई बात करने के ढंग से बताता है। हर चिकित्सक की अपनी, यदि हम इसको देखें तो हम यहाँ ये देखेंगे कि रोग निदान का जो तरीका है 2 श्रेणियों में हम बांट सकते हैं। पहला, रोगी से पूछताछ करके, रोगी से बातचीत करके। दूसरा, फिजिकल एग्जामिनेशन करके। और रोगी से पूछताछ करके कैसे मिलेगा उस बारे में यदि हम जाने, रोगी से पूछताछ करने का तात्पर्य ये नहीं कि रोगी की अपने को कोई खोजबीन करना है, पर रोगी अपने स्वयं के मुंह से जितना वर्णन बताएगा, है ना, तो ये चिकित्सक के ऊपर है कि वो किस प्रकार उससे उसकी बीमारी के बारे में अधिक से अधिक तथ्य सामने ला सकता है। इसलिए रोगी मतलब साधक से सदैव विनम्रता से, अपनत्व से बात करे और निसंकोच वर्णन प्रस्तुत कर सके, है ना। पूछताछ करने का ढंग इतना आसान हो, KISS, कीप इट सिंपल एंड स्वीट, है ना। पर इस बात का ध्यान रखना है कि हमको निम्न बातें मालूम पड़ जाए। निम्न बातें जो आगे बात करने जा रहा हूँ, सबसे पहले उससे पूछना है आपका नाम क्या है। सबसे आसान प्रश्न जिसका जवाब कोई भी रोगी आसानी से देने में हिचकिचाता नहीं। अपने सबसे पहले पूछ लिया क्या तकलीफ है, तो वो संकोच में आ जाएगा, है ना। तो अपने उससे पूछा रोगी का नाम क्या है ना, रोगी का नाम लिया। फिर रोगी की उम्र क्या है, रोगी की उम्र जानने से क्या है, उसकी प्रकृति,
प्रवृत्ति के बारे में मालूम पड़ता है ना। अब रोगी की उम्र में सबसे पहली जो उम्र आती है बाल्यावस्था की प्रथम स्थिति। बाल्यावस्था की प्रथम स्थिति मतलब नवजात शिशु, जो बच्चा अभी अभी जन्म लिया है, वो इसी श्रेणी में आता है। इस स्थिति में होता है क्या, उसके आगे के दांत निकलते हैं। ये स्थिति बहुत ही सेंसिटिव होती है, क्योंकि इस समय इनके जो ऑर्गन्स होते हैं बहुत कमजोर होते हैं, सर्दी गर्मी जल्दी लग जाती है, मौसम परिवर्तन का असर बहुत आसानी से मालूम पड़ता है। तो ये जो स्थिति है आयु की, बाल्यकाल की प्रथम अवस्था, इसमें हमको ये उम्र में फायदा मिलता है। फिर आती है बाल्यावस्था की दूसरी स्थिति। बाल्यावस्था की दूसरी स्थिति मतलब ये स्थिति होती है 7वें वर्ष तक रहती है। इस समय में क्या है, जितने हमारे ऑर्गन्स है वो भी वीक होते हैं, स्नायु कमजोर होते हैं, अंगों में सूजन, श्वास प्रश्वास, मस्तिष्क संबंधी बीमारियां, इनका भय अधिक होता है। एज में यदि थर्ड स्टेज में आते हैं तो बाल्यावस्था की तीसरी स्थिति। बाल्यावस्था की ये जो स्थिति होती है ये 14 वर्ष तक रहती है। इसमें बालक के जो होते हैं सेल या ऑर्गन बाहरी दबाव सहन करने के योग्य हो जाते हैं। फिर जो स्थिति बनती है यौवन प्राप्ति की पहली अवस्था, यानी हम बचपन से जवानी की ओर जा रहे हैं, ये स्थिति होती है। ये स्थिति 25 वर्ष तक की उम्र को माना गया है। इस समय तक शरीर पर्याप्त पुष्ट हो जाना चाहिए, है ना। जो व्यक्ति बाल्यावस्था में रोग से पीड़ित रहा होगा वो इस अवस्था में कमजोर महसूस होगा। हमको बाल्यावस्था की 3 अवस्था देखी, फिर यौवन की शुरू की अवस्था, फिर हम देखेंगे पूर्ण यौवन की स्थिति। पूर्ण यौवन की स्थिति होती है 25 से 45 वर्ष तक माना गया है एज। इस समय की गणना करते समय उसकी हैबिट्स, है ना, रहन सहन, जलवायु आदि पे विचार किया जाता है। तो जब हमको आदमी की उम्र मालूम पड़ जाए, है ना, फिर आती है ढलती हुई उम्र। यौवन खत्म हो गया, बचपन खत्म हो गया, अब आएगी ढलती हुई आयु। ये आयु होती है 45 से 55 वर्ष तक। यहाँ क्या होता है, इसमें शरीर और मस्तिष्क की शक्ति कमजोर होने लगती है और पुरुष हो या महिला दोनों की शारीरिक शक्ति में कमी आने लगती है। तो इस समय कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है, आयरन की डिफिशियंसी होती है, तो इस समय डिफिशियंसियां होना चालू हो जाती है। इसके बाद ढलती हुई उम्र का नेक्स्ट स्टेप आता है, वो आता है 50 से 60 वर्ष की उम्र से शुरू होता है। व्यक्ति अपने आप को कमजोर महसूस करता है, शारीरिक शक्ति कमजोर हो जाती है, आंखों से कम सुनाई देना, कान से कम सुनाई देना, आंखों से कम दिखाई देना, जो जोड़ों में दर्द, ये सुनाई पड़ने लगता है। तो ये हमने देखा उम्र के हिसाब से। अब हम देखें मेल फीमेल के हिसाब से, तो हमको पुरुषों का इतिहास लिखते में, पुरुषों की जब अपन हिस्ट्री ले रहे हैं डिटेल, तो उस समय हमको उसकी शक्ति, दृढ़ता, ब्लड सर्कुलेशन की क्रिया का विवरण लिखना चाहिए। वे किन किन रोगों से पीड़ित हुए हैं, उनके वृद्धि या कमी के कारणों का वर्णन भी लिखा जाता है कि आपको क्या लेने से रोग बढ़ा या कम हुआ, उसको वर्णन करना है। यदि हम महिलाओं की हिस्ट्री लिख रहे हैं तो उस समय उनका स्वभाव प्लस कोमलता, क्योंकि महिला मतलब कोमलता का प्रतीक है, भावुकता को अधिक महत्व देना चाहिए। जैसे पुरुषों में दिया अपने दृढ़ता, निर्णय लेने की क्षमता, सर्कुलेशन, जैसे महिला में बात करेंगे तो कोमलता, भावुकता की अधिक बात करेंगे। फिर महिलाओं में प्रेगनेंसी की या उनके मासिक धर्म की, मेंसेस का विवरण लेना भी बहुत आवश्यक है ना। इस समय अंतरस्रावी ग्रंथियां, स्नाविक, है ना, इस सब में ये मेल फीमेल के कारण ये लिखना परम आवश्यक होता है। फिर जो आता है परीक्षण करने में, वो आता है उसका व्यवसाय या नौकरी क्या है। ये उससे क्यों पूछना, क्योंकि इसका पूछने का केवल ये तात्पर्य नहीं कि वो किस व्यापार नौकरी में, हमको उसके नौकरी व्यवसाय से कोई मतलब नहीं है, पर ये जानना इसलिए जरूरी है कि जो भी वो व्यापार कर रहा है, जो भी नौकरी कर रहा है, वो क्या काम करता है, ताकि पता लग सके कि वो कितने खड़ा रहता है, बैठता है, चलने का कहाँ काम है। फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो घातक वातावरण में रह के बीमारी का शिकार हुआ हो। कई लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, प्रदूषण है। इसके साथ साथ जब जरूरत होती है तो उसके नौकरी या धंधे से हम ये पता कर सकते हैं कि उसको चिंता किस बात की होती है। जैसे नौकरी है तो प्रमोशन मिला, उसके वो अपने को मालूम पड़ सकता है,
व्यापार है तो धंधे के बारे में अपने को मालूम पड़ सकता है। तो हमको किसी भी साधक से उसके नौकरी व्यवसाय के बारे में जानना चाहिए। फिर हमको जो भी साधक है उससे ये पूछना है कि आपका एड्रेस क्या है, वर्तमान में आप कहाँ रहते हैं, इसके पहले आप कहाँ रहते थे, इसके पहले। तो इससे क्या क्या होगा, इससे न केवल इतना पता चलेगा कि रोगी कहाँ रहता है, बल्कि इससे अंदाज लगा सकते हैं कि रोगी किस प्रदेश के कैसे वातावरण में आया है, क्योंकि प्रदेश की जलवायु व रहने का वातावरण, इसमें रोग उत्पन्न होना स्वाभाविक बात है ना। केवल रोगी का पता जान लेने से, जैसे आप कोई यूपी साइड का है, कोई कश्मीर का रहने वाला है, तो हमको ये मालूम होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि रोगी का, ये रोगी शब्द की जगह साधक का निवास प्रदेश गर्म, ठंडा या नमदार है, वह उसके मोहल्ले का वातावरण कैसा है, गंदी बस्ती में तो नहीं है, बंद मकान तो नहीं है, वातावरण गंदा तो नहीं है, आसपास कोई नाला वगैरह तो नहीं है। ये चीजें मालूम होती है कि उसका वातावरण गंदा खुला है, साफ है, घुमावदार है, क्योंकि इसका रोगी के रोग उत्पन्न होने में कारणों में प्रभाव पड़ता है। फिर हमको ये जानना चाहिए रोगी विवाहित है या अविवाहित है। और रोगी की उम्र बताई उन्हें 35 साल और बोला अविवाहित। हमारा अगला प्रश्न होना चाहिए क्यों विवाह नहीं किया। रोगी की उम्र 20 साल और आपको बता रहे विवाहित, इतनी जल्दी विवाह क्यों किया। तो आपको रोगी को समझने में हमको ये मालूम पड़ता है, ठीक है। फिर जिस दिनांक को, जिस डेट को आपके पास साधक आया है, उस समय रोगी के परिचय के अलावा उसकी शिकायतों का वर्णन भी लिख लें, आज की तारीख डाल के। फिर चिकित्सक की कुशलता इसमें है कि वो अधिक से अधिक वर्णन साधक के मुंह से ही निकलवाए, उसके मम्मी पापा से नहीं, उससे ही बुलवाए। और एक ध्यान रखना, रोगी की बताई प्रत्येक तकलीफ को अलग अलग डिटेल रूप में लिखे और प्रत्येक में पूछताछ कर स्पष्ट लिखे कि किस किस और क्या क्या और कहाँ कहाँ तकलीफ है, रोगी को तकलीफ में कैसा महसूस होता है, रोग कब बढ़ता है, रोग किस वस्तु के खाने से या किस मौसम में घटता बढ़ता है। पूछताछ के दौरान सबसे पहले साधक या रोगी अपनी उसी तकलीफ को बताएगा जिससे वो ज्यादा पीड़ित है। अब जैसे कोई आया, उसके बाल भी झड़ते हैं, माथा भी दुखता है, अपेंडिक्स भी है, तो सबसे पहले वो अपेंडिक्स के बारे में बताएगा, क्योंकि जिसकी तकलीफ ज्यादा होगी उसको हमको ये, इसके पश्चात उसके अन्य तकलीफों के संबंध में वर्णन करता है, जो कि वो केवल अपनी संतुष्टि के लिए बता रहा है, पर मेन रोग उसने आपको बता दिया है। वो चिकित्सक को धीरे धीरे रोग का पूर्ण परिचय बताएगा, उसका कम होने ज्यादा कब बताएगा, ग्रहण काल बताएगा। एक बहुत अच्छा शब्द है चिकित्सा में, ग्रहण काल, कब रोग बढ़ता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, उसका हम एक रिकॉर्ड बना के उसका इलाज कर सकते हैं, है ना। रोगी का इतिहास हमने जान लिया, उसके बाद ये भी उसको जान लेना है कि रोग की शिकायत रोगी को कब अनुभव हुई और किस हालत में शुरू हुई। जैसे मैं बॉम्बे गया, समुद्र के पानी में गिला हुआ, वहां से शुरू हुई। मैं वैष्णो देवी गया, ऊपर से नीचे उतरा, तब शुरू हुई। तो इससे क्या होगा, ऐसा कोई कारण स्पष्ट होगा जिससे रोग उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार हम सामान्य तथ्यों की पूछताछ कर सकते हैं, है ना। तो पहला हमको ये जानना है रोग के प्रारंभ होने का समय, रोग कब शुरू हुआ, रोग किस स्थिति में किस प्रकार शुरू हुआ, फिर संभव कारण जिससे कि रोग उत्पन्न हुआ या कोई विशेष घटना, कोई दुख की घड़ी, कोई अच्छी घड़ी, वो देखना है अपने को। रोग शुरू होने के दिनांक से आज तक किस किस प्रकार के उपद्रव हुए या परिवर्तन हुए, रोग घटा बढ़ा, है ना, इसके बारे में हमको जानकारी लेना है। रोगी ने रोग शुरू होने के डेट से आज तक क्या क्या इलाज कराया, उससे इस बात का सही अंदाज लग जाता है कि रोग की जो आज परिवर्तित स्थिति है वो किन किन औषधियों के प्रभाव से हुई है। चाहे अच्छा हुआ है तो किस औषधि से हुआ है, और नुकसान हुआ है तो किस औषधि से हुआ है, और मूल रोग क्या कर रहा होगा,
ये हमको मालूम पड़ जाता है, या किस औषधि विशेष से मूल रोग उत्पन्न हुआ होगा। जनरली आप ये देखना कि किसी को कब्जियत की शिकायत होती है तो हम उससे बात करते हैं तो अक्सर बोलता है कि कायम चूर्ण, त्रिफला चूर्ण या पेट साफ कर लेता हूँ, तो हमको मालूम पड़ता है कि ये कहीं ना कहीं अंदर आंतों को डैमेज कर दिया है ना। कोई भी पेन किलर लंबे समय से ले रहा है तो किडनी लिवर पे लोड आता है, तो ये चीज देखना है। फिर हमको ये देखना है रोगी का पारिवारिक इतिहास क्या रहा है, रोगी के पूर्व इतिहास के अंतर्गत उसके मामा मामी, नाना नानी, फूफा फूफी, दादा दादी आदि के सामान्य स्वास्थ्य आदतों, उनकी घातक बीमारियों जैसे टीबी है ना, गठिया, पाइल्स, स्किन डिसीज, बीपी है ना, हार्ट डिसीज, इसके बारे में विवरण पूछना चाहिए। तो हमको इससे मालूम पड़ता है कि इसकी बॉडी का टेंडेंसी क्या होता है। इस प्रकार इस संबंध में है ना कुछ चीजें पूछना चाहिए, है ना। सबसे पहले तो ये पूछना है माता पिता भाई बहन, बीवी या पति अगर शादीशुदा है तो, है ना, कितने बच्चे हैं और कितने जिंदा हैं। ठीक है, यदि जिंदा है तो उनकी इस समय उम्र क्या है। जैसे आपके माता पिता, आप कितने भाई बहन हो, हाँ अभी सब हैं, कितने उम्र के हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है, और स्वास्थ्य ठीक नहीं है आपको एक ही लाइन में नहीं पूछ लेना कि उनका स्वास्थ्य कैसा है और उनको रोग क्या क्या है, नहीं, उन सबका स्वास्थ्य कैसा है। तो रोगी खुद बताएगा कि उसमें से इनका स्वास्थ्य गड़बड़ है, इनका, सबका स्वास्थ्य अच्छा है। हमें ये जानना है कि जो भी हैं उनके भाई बहन, वो उम्र क्या है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, और किस रोग से पीड़ित यदि रोगी है तो। अब यदि वो ये बताते हैं कि नहीं इसमें से एक की मृत्यु हो गई, तो यदि मृत्यु हो चुकी है तो किन कारणों से मृत्यु हुई है और किस उम्र में मृत्यु हुई है ना, तो हमको यहाँ फैमिली हिस्ट्री में मालूम पड़ता है। ऐसे किसी जन्मजात का इतिहास, हिस्ट्री, जो कि पूर्वजनों से चला आ रहा हो, है ना, पारंपरिक चला रहा हो, आपके नॉलेज में हो तो, है ना, तो इससे होगा क्या, रोगी का पर्सनल हिस्ट्री हमको मिल जाएगी, और ये जानकारी को सफलता की ओर बहुत ज्यादा। रोगी का यदि निवास स्थान यदि है या खुला साफ सुथरा है ना, किस मोहल्ले में बसा है, घना बसा हुआ, ये हमको जानना चाहिए। रोगी रोगी या साधक जिस वातावरण में काम करता है वो किस प्रकार का है ना। कोई कंप्यूटर में काम करता है तो एसी में काम करता है कि नॉन एसी में काम करते हो, फैक्ट्री में काम कर रहा है तो, है ना, है ना, वो जहाँ काम कर रहा है वहाँ का वातावरण कैसा है, रोगी की मानसिक अवस्था कैसी है ना, उसकी किस वस्तु में अधिक रुचि है या अरुचि है, क्या चीज पसंद है क्या नहीं पसंद है, भोजन किस प्रकार का पसंद करता है, कपड़े किस प्रकार के पसंद करता है, रोगी का शौक क्या है, शौक मतलब इंजॉय अच्छा किस में लगता है, किस चीज का नशा करता है। अब ये नहीं पूछना किस चीज का नशा करता है, कोई चाय कॉफी वगैरह कोई नशा करता है क्या, इसके बारे में देख लिया। रोगी आलसी है या क्रियाशील है, रोगी उदास रहता है या खुश रहता है, रोगी किसी बात से भयभीत तो नहीं है, किसी जीव जानवर से डर तो नहीं लगता है, तो कोई बोलेगा छिपकली से डर लगता है, काकरोच से डर लगता है। तो हम यहाँ हमारी जो एरोमा थेरेपी है, दूसरी थेरेपी है जो लक्षणों पर आधारित है, उनका भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फिर हमको रोगी की माली हालत कैसी है, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, क्यों, उससे हमको ये पता लगता है कि वो अच्छा पौष्टिक आहार ले रहा है या कचड़ा मचड़ा खा रहा है, उसका रहन सहन साफ सुथरा है कि नहीं, ये हमको मालूम पड़ता है। रोगी का शरीर का कोई पार्ट सेंसिटिव तो नहीं है, कहीं हाथ लगाने से कोई, किसी किसी को कहीं हाथ लगा करंट लगता है, कहीं गुदगुदी बहुत चलती है, तो हमें ये मालूम, उनकी स्थिति में मालूम होना चाहिए कोई पार्ट सेंसिटिव तो नहीं है। फिर रोगी को शराब, तंबाकू या अन्य किसी नशीले पदार्थ के सेवन करने की हैबिट तो नहीं है। कई लोगों की हैबिट, हाँ नहीं अभी हैबिट नहीं, पर मैं 3 साल पहले लेता था, है ना। फिर रोगी जो है साधक शारीरिक थकान का अनुभव करता है या मानसिक, कई लोग बोले मेंटल बहुत थक जाते हैं, फिजिकल बहुत थक, है ना। रोगी के पास्ट में, है ना, किसी प्रकार का रोग रहा हो, जैसे गठिया, है ना, वात ज्वर, माथा निकली,
हार्ट डिसीज हुआ हो, बीपी हुआ है, यदि कोई रोग हुआ है तो रोगी कितने समय तक पीड़ित रहा, ये हमको एक स्थिति में लेना चाहिए। महिलाओं में मेंसेस, मासिक साइकिल कितना है, प्रेगनेंसी है ना, फिर उनका जो योनि में अनेक प्रकार के कष्ट मालूम होना चाहिए आपको, है ना। फिर किसी प्रकार का वर्णन जो रोगी के साथ घटित हुआ हो, है ना, कोई एक्सीडेंट हुआ हो या जॉब बदला हो, फिर किसी स्थान की जलवायु, मिट्टी, नदियां, समुद्र, पहाड़ों की स्थितियों में भी कभी कभी बीमारियां हो जाती हैं। जैसे एक जगह है लाडनू, राजस्थान में लाडनू जगह, वहां के पानी में ऐसा कुछ है कि वहाँ स्किन डिजीज बहुत होती है। तो ऐसे हर हर जगह की अपनी जलवायु का अपना एक स्वभाव होता है, तो हमको ये स्थान से मालूम पड़ता है। अब हम बात करते हैं रोगी की प्रकृति। अब प्रकृति की बात करना है तो उक्त सभी पूछताछ कर लेने के बाद हमें प्रकृति का ज्ञान हो जाना चाहिए। ये बहुत आसान हो जाता है, एक व्यक्ति अपनी निजी प्रकृति को पहचान जाता है ना। चिकित्सा में प्रकृति जान लेना बहुत जरूरी है। किसी भी रोगी की प्रकृति का ज्ञान जान के हम रोग को से खत्म कर सकते हैं। प्रकृति की बात, यहाँ आयुर्वेद बांटते हैं 3 भागों में, वायु, पित्त, कफ। पर यहाँ मैं आयुर्वेद की बात तो करूंगा ही, साथ में समग्र चिकित्सा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो आप सामने साधक लोग बैठे हैं ये सभी चिकित्सा के मर्मज्ञ लोग बैठे हैं, तो मैं ये मान के बात कर रहा हूँ। तो यहाँ प्रकृति को मालूम हो गया तो हम समूल नष्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो आती है ना, ब्लड अधिकता की प्रवृत्ति। ऐसे लोग जिनमें पर्याप्त ब्लड होता है, इस प्रकृति के लोग हष्ट-पुष्ट और क्रियाशील मिलते हैं। इनकी नाड़ी तेज और भरी हुई होती है ना। और इस प्रकृति के व्यक्ति इन्फ्लेमेटरी रोगों के शिकार देखे जाते हैं। फिर जो आती है प्रकृति, आती है अशक्त प्रकृति, है ना। इस स्वभाव के जो प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं बहुत कमजोर होते हैं, थोड़ा सा काम किया, थोड़ा सा परिश्रम किया और थक जाते हैं, नाड़ी सुस्त और कमजोर हो जाती है। इस प्रकृति के जो लोग होते हैं ये आसानी से रोग का शिकार हो जाते हैं। अगली जो प्रकृति है वह है पैक्तिक प्रकृति, है ना। पैक्तिक मतलब पित्ताशय और लीवर की समस्या, लीवर फैटी हो रहा है ना। इस प्रकृति के व्यक्तियों की स्किन आपको पीली स्किन मिलेगी और इनको लीवर के रोग रहेंगे। इनसे यदि बात करोगे तो ये खाना खाने के बाद फ्रेश होने की के बारे में बात करेंगे, फ्रेश होने जैसा लगता है ना। तो और जिसका लीवर खराब हो गया उसका पूरा रूटीन खराब हो जाता है। यदि मैं और प्रकृति की बात करूं तो यह कुछ प्रकृतियां मेरे पास है। अधैर्य प्रवृत्ति, अधैर्य प्रवृत्ति, इनको धीरज नहीं, हर चीज में जल्दी 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 है ना, ये चीज रहती है। फिर होती है मोटी प्रवृत्ति, जिनका स्थूल शरीर है। एक होती है दुबला पतला, दुबली प्रवृत्ति, कुछ भी खाएं है ना दुबले ही रहेंगे, है ना। कितना भी कम खाएं मोटे ही रहेंगे, मोटे होने की प्रवृत्ति, दुबला होने की प्रवृत्ति। फिर एक होती है खाज खुजली की प्रवृत्ति, ये लोग स्किन डिसीज वाले होते हैं। और ये लोग वो होते हैं जो मीठा बहुत पसंद करते हैं, केवल नमकीन बहुत पसंद करते हैं। तो ऐसी प्रकृतियां हैं। पर क्योंकि हम होलिस्टिक हेल्थ की बात करेंगे तो सब विधा को साथ लेना है, तो यहाँ सबसे पहले उनको भी साथ में लेंगे, वायु, पित्त, कफ को। तो वायु, पित्त, कफ को समझने के पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण क्या है, क्योंकि हमने इतनी सारी बॉडी की प्रकृतियां देखी है ना, कि मोटी प्रवृत्ति, पतली प्रवृत्ति, लीवर संबंधी। तो सबसे पहले ध्यान रखना है अच्छे दांत, अच्छी दृष्टि, अच्छी भूख, अच्छी नींद, सीधी कमर, रीढ़ का सीधा होना, अपनी आयु के अनुसार वजन को दूर तक ले जाने की शक्ति, बिना थके, है ना, काफी पढ़ लिखने की शक्ति, चुस्त वजन, उचित वजन। उचित वजन में हमेशा ही ध्यान रखना, मोटा नहीं, पतला नहीं, उचित वजन। उचित वजन का मतलब आप मोटे हो और फिट हो तो मोटे नहीं हो, दुबले हो और कमजोर हो तो दुबले नहीं,
हमको स्वस्थ वजन, है ना, हंसने खेलने को जी चाहना, दिल दिमाग लंग्स, है ना, ब्रेन, है ना, ये बराबर काम कर रहे हैं, उनको देखना है। संतान उत्पादक अंग, फर्टिलिटी बराबर होना, ठंड के समय ठंड लगना, गर्मी के समय गर्मी लगना, बुखार खांसी जुकाम कब्ज सिर दर्द का नहीं होना, ये सब स्वस्थ होने के लक्षण है। पर इन स्वस्थ होने के लक्षण के लिए हमें ऊपर की प्रकृतियां ये जानना बहुत जरूरी है। अब हम यह देखते हैं वात प्रकृति, है ना, वात नेचर किसका है? जिसको नींद कम आए, सर्दी बुरी लगे, चमड़ी और बाल रूखे हों, जरा सी भी सर्दी लगे, जरा सी सर्दी मतलब पंखा फुल हो गया है, एसी में चलेगा तो शरीर में दर्द हो, कब्ज रहती हो, अफारा अधिक रहता हो, बार बार जम्बाइयां लेता हो, मुंह सूखता हो, कभी मुंह का स्वाद फीका मालूम पड़ता हो, भूख प्यास कभी बहुत कभी थोड़ी लगती हो, ऐसे जो लोग होते हैं ये वात प्रकृति के होते हैं। वात प्रकृति मतलब जोड़ों का दर्द। पित्त प्रकृति, जिनको पसीना बहुत आता है, जिनके पसीने में बदबू आती हो, बैड स्मेल, नाखून कान और हाथ की हथेली लाल रहती है, अधिक खाए मतलब उनकी खाने में आपको मालूम पड़ेगा, धूप गर्मी बुरी लगे, शीघ्र गुस्सा आ जाए, शीघ्र खुश हो जाए, बल शक्तिशाली हो, कभी कभी मुंह कड़वा प्रतीत होता हो, लेट्रिन पीली और तनिक पतला उतरे, यह है पित्त का नेचर। अब कफ का नेचर, कफ का नेचर क्या है? मुंह या नाक से बलगम, बलगम मतलब कफ अधिक आए, खांसी सर्दी जुकाम जल्दी लग जाए, सर्दी गर्मी दुख सुख सहन करे, आंखें सफेद हो, मीठा बोले, शरीर चिकना हो, धर्मात्मा हो, आलसी और सुस्त हो, मुंह मीठा रहे, भूख कम लगे, सर्दी अधिक लगे, नींद अधिक आए। का मतलब कफ के जो नेचर वाले होते हैं ये सुबह उठने में बहुत आलसी होते हैं, 5 मिनट सो जो 2 मिनट सो जो, मतलब कफ का नेचर है। और ये हम पल्स से भी हम वायु पित्त कफ को चेक कर सकते हैं, और आगे जब हम परीक्षण का देखेंगे तो हम नब्ज से भी सीखेंगे इसको। अब यहाँ ये तो हमने देखी वायु पित्त कफ, पर यहाँ विशेष जो होता है स्पेशल, शुद्ध वात, शुद्ध पित्त या कफ की प्रकृति किसी किसी की ही होती है। अक्सर ये देखा गया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 IR, कॉम्बिनेशन ऑफ 3, वात पित्त प्रकृति, वात कफ प्रकृति, पित्त कफ प्रकृति, ऐसी प्रकृतियां मिलती है। क्यों? क्योंकि वायु पित्त कफ ये तीनों का बैलेंस शरीर को स्वस्थ करता है, पर एक का भी डिसबैलेंसिंग हुआ तो ये नुकसान करता है। जिस व्यक्ति में वात पित्त और कफ तीनों साधारण अवस्था में है, सामान्य अवस्था में है, तो कोई रोग नहीं रहेगा और शरीर को स्वस्थ का लाभ ले सकेगा। हमें ये ध्यान रखना है, यह आवश्यक नहीं है कि एक प्रकार की प्रकृति के जितने चिन्ह हैं वो सब उस प्रकृति वाले व्यक्ति में होंगे। जैसे वात प्रकृति वाले व्यक्ति में कब्ज और नींद की कमी है तो चिन्ह, परंतु आवश्यकता नहीं कि वो जम्बाई भी आती हो, तो हमको ये सब चीजें लेना पड़ेगी। और इसके लिए हमको स्वास्थ्य के लिए कुछ लक्षण हमको ध्यान रखना पड़ेंगे, इसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और अभी जो हम लोगों का ये स्वास्थ्य महीना चल रहा है ना, 2 अक्टूबर से 18 नवंबर तक जो हम नेचुरोपैथी डे के लिए बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, होलिस्टिक हेल्थ की तरफ से, कायाकल्प परिवार की तरफ से। तो यहाँ हमको स्वस्थ कैसे रहना, ये तो मैंने लक्षण पकड़ लिए, तो यहाँ मैं कुछ टिप्स बता रहा हूँ, इनके ऊपर हम विशेष ध्यान दें। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है स्वास्थ्य संबंधी कुछ जानकारियां, ये सब लक्षण पता करने के बाद उनको बताने के लिए, खुद को उतारने के लिए। 90% रोग केवल पेट से होते हैं। पेट में कब्ज नहीं रहेगी तो रोग कभी नहीं रहेंगे। तो क्या करना है? पेट पे ठंडे पानी की पट्टी, नाभि पे तेल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जो प्राकृतिक वेग है, कुल 13 प्रकार के वेग हैं, इन वेगों को रोकना नहीं, ठीक है। 160 प्रकार की बीमारियां, नेक्स्ट
160 प्रकार की बीमारियां केवल नॉनवेज खाने से आती है। अभी आज एक घर में कुछ विवाद हो गया तो मुझे वहाँ बीच बचाव के लिए जाना पड़ा। बहुत अच्छा परिवार, पर कहीं ना कहीं घर में अंडे की शुरुआत हो गई खाना। अंडा मतलब तामसिक भोजन, उसके स्वभाव में। हाँ, जिनके ब्लड में नॉनवेज है जो उनको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर जिनके ब्लड में नॉनवेज नहीं है वो लोग यदि मांसाहारी को करते हैं तो 160 प्रकार के रोग मांसाहार से आते हैं। 103 प्रकार के रोग खाना खाने के बाद जल पीने से होते हैं। तो पानी पीने का सबसे अच्छा तरीका है खाना खाने के 1 घंटा पहले या खाना खाने के 1 घंटा बाद पानी पी लो। पर खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो 103 प्रकार के रोग होते हैं। 80 प्रकार के रोग चाय पीने से होते हैं। चाय रोग की दवा थी, पर अब हो गई चाय चाह हो गई। हमको ये कोशिश करना है, अगर हमको एसिडिटी है तो जब भी चाय पिए, चाय के बाद 1 गिलास पानी पिए। अब चाय को कैसे मालूम पड़ेगा कि चाय फायदा करती है नुकसान करती है? एक छोटा सा प्रयोग है ना, आओ हम प्रयोग करके देखते हैं। तो एक काम करना है, एक दिन जब भी समय मिलता है कुछ पानी पियो। पानी इतना पियो, एक्सेस वाटर, कि आपको नहीं पीवाए उतना, और उसके तुरंत बाद चाय पियो। और आप घड़ी मिला लो, विद इन 30 मिनट, 30 मिनट के अंदर सारा पानी आपके यूरिन के रास्ते बाहर होते हैं, यूरिन में बाहर। इसका मतलब क्या है? चाय शरीर के जितने भी हेल्दी हमारे वो हैं, हाँ, जो भी मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन, उन सबको बाहर फेंक देता है। हमको चाय का प्रयोग या तो बंद कर दो या कम कर दो, तो चाय पीने से 80 प्रकार के रोग होते हैं। 48 प्रकार के रोग एल्यूमिनियम के बर्तन या कुकर के खाने से। पहले के समय में हमारी मातृशक्ति पीतल की तपेली में या मिट्टी के मटके में दालें उबालती थी, वो कभी गैस नहीं करती थी। पर अभी वो क्या रहा है, 48 प्रकार के रोग है ना, जिनको काला पानी की सजा मिलती थी या मौत की सजा मिलती थी अंग्रेजों के समय में, उनको एल्यूमिनियम के बर्तन में पका हुआ खाना दिया जाता था, एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना दिया जाता था, ताकि वो पॉइजन हो जाए। पर आज हो क्या रहा है, हर घर में हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम का प्रयोग बढ़ रहा है, प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ रहा है। फिर शराब, कोल्ड ड्रिंक और चाय का सेवन हार्ट डिसीज लाता है। शराब हो, कोल्ड ड्रिंक हो या चाय, है ना। और शराब और कोल्ड ड्रिंक का तो नहीं बोलता मैं, पर चाय यदि हम गर्म प्लास्टिक में पी रहे हैं, प्लास्टिक के जो होते हैं ना कप, उसमें यदि गर्म चाय पी रहे हैं तो ये कैंसर भी कर रहा है। हमको ये ध्यान रखना है कि शराब, कोल्ड ड्रिंक से हमको अपने आप को बचाना है। फिर एक खाने से हार्ट डिसीज होती है, स्टोन होता है और किडनियां खराब, है ना। फिर फ्रिज का रखा हुआ ठंडा पानी और आइसक्रीम खाने से बड़ी आंत सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि, और आजकल तो एक वो नई परंपरा चलती है कि खाना खाने के बाद वो आइसक्रीम खाते हैं, वो तो और ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। खाना खाने के तुरंत बाद ठंडा पानी पीते हैं फ्रिज का, वो भी गलत करते हैं। फिर मैगी, गुटखा, शराब, सुअर का मांस, पिज्जा, बर्गर, बीड़ी, सिगरेट, पेप्सी, कोक से बड़ी आंत सड़ती है। और आप बोलोगे सर मैगी तो ठीक है, गुटखा हम खाते नहीं, शराब हम पीते नहीं, सुअर का मांस तो हमने देखा भी नहीं, पिज्जा, फिर हमारी आंत कैसे सड़ती? तो जितना भी वनस्पति घी आ रहा है, जिसको हम वनस्पति घी में तेल को जमा के बनाते हैं, आजकल तेल को जमा के नहीं बन रहे, सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग करके वो चर्बी से घी बनता है। और अभी हाँ, कई उसमें ऐसे शुद्ध घी की फैक्ट्रियां पकड़ाई है जो चर्बी से घी बना के उस पर शुद्ध का लेवल लगा के दे। हमको ये कोशिश करना है, घी खाना है तो अपने आसपास के परिचित, डब्बा बंद खाना बंद करो। जो आपके आसपास जो भी दूध वाला है, परिचित है, उनसे घी लेके आओ आप। और यदि हमें वनस्पति घी तो नुकसान करता, बहुत नुकसान। फिर भोजन के पश्चात स्नान करने से पाचन शक्ति वीक हो जाती है। तो खाना खाने के, है ना, ऐसे तो स्नान करने का सबसे सबसे समय सुबह का है, फिर भी यदि हमको बाहर से हमको थक पच के आए और हमें भोजन करना है तो स्नान करके
है ना। खाना खाने के पहले स्नान वगैरह से निवृत्त होकर हमको करना चाहिए। फिर बाल डाई करना, बाल डाई करने वाले जो है हेयर कलर है, ये आंखों में, है ना, रोशनी कम करते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो फ्यूम होता है वो फ्यूम बहुत नुकसान करता है, तुमको इससे बचना है। फिर दूध या दूध से बनी चीज के साथ नमक या नमकीन पदार्थ खाने से स्किन डिसीज होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दूध या दूध से बनी चीज, दूध की मिठाइयां भी आ गई इसमें, चाय कॉफी भी आ गई, के साथ नमक, नमकीन पदार्थ, शक्कर पारे, मीठे, नमकीन बिस्किट, जनरली यही टेबल पे आते हैं। मठरी आ गई, शक्कर पारे आ गई, इसमें नमक है, तो दूध चाय के साथ मत लो, स्किन डिसीज होगी। ठीक है। शैम्पू, कंडीशनर और अलग अलग प्रकार के तेल, ये बालों को नुकसान करते हैं। तो हम शैम्पू जो हमारा चल रहा है, कंडीशनिंग चल रहा है, बार बार तेल नहीं बदलना, बार बार नहीं बदलना। और सबसे बड़ा जो नेचुरल कंडीशनिंग है, नेचुरल जो शैम्पू है, वो है यदि हम मिट्टी से स्नान करते हैं, मिट्टी से बालों को धोते हैं। पर मैं नहीं बोलता मिट्टी से धो, क्योंकि आजकल के हमारे रहन सहन या हमारे जो उसमें मिट्टी से बाल धोने में समस्या हो सकती है, तो शैम्पू कंडीशनर को बार बार नहीं बदले, तेल को बार बार नहीं बदले। फिर गर्म जल से स्नान से शरीर की इम्यून सिस्टम कम हो जाती है, वो शरीर कमजोर हो जाता है। गर्म जल को यदि सिर पे डालेंगे तो आंखें कमजोर हो जाती है। तो हमें गर्म जल से नहीं नहाना है, यदि ठंड है तो कुनकुने से नहा लो, है ना। और यदि कोई हाथ पैर में दर्द है तो थोड़ा गर्म से फिर से शुरू करो, और आखिरी में ठंडा होना चाहिए, ध्यान रखना। फिर आजकल मार्केटिंग में और बहुत सारी चीजों में लोग टाई बांधने का चलन बढ़ रहा है, तो टाई बांधने से आंखों की और मस्तिष्क की हानि पहुंचती है। टाई जो हम बांधते हैं ना, एक तो ये बंद कर लिया और ऊपर से ये टाइट कर दिया, तो कहीं ना कहीं आंखों को और मस्तिष्क को हानि पहुंचती है। सेम कंडीशन अभी है मास्क पे मास्क पहनने से। एक मास्क पहन लिया, ऊपर से दूसरा मास्क पहन लिया, इससे भी आंखों की और मस्तिष्क की कमी होती है, ऑक्सीजन मस्तिष्क में नहीं पहुंच पाता। खड़े होकर पानी पीने से घुटनों की, जोड़ों की तकलीफ आती है। इनके भी पेट बड़े हुए हैं, है ना, वो खड़े होकर पानी पीना अवॉइड करें। खड़े होकर मूत्र त्याग करने से रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचता है, तो यथासंभव बैठ के ही यूरिन पास करना चाहिए। भोजन के साथ नमक, ऐसे सफेद नमक सफेद जहर माना गया है ना। सफेद नमक मतलब सोडियम क्लोराइड, NaCl, तरीके से सेंधा या काला नमक खा सकते हैं। पर भोजन पकने के बाद यदि उसमें नमक डालेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। हमें ध्यान रखना है, भोजन पकने के बाद हमको वो नहीं करना है। फिर जोर लगाकर छींकने से कानों को क्षति पहुंचती, छींकना भी साइलेंट भी नहीं होना चाहिए, और जोर लगा के हमें छींकना। फिर ये ध्यान रखना है, मुंह से श्वास लेने से आयु कम पड़ती है, तो श्वास जब भी लेना है नाक से, और ये जो करोड़ों हमारे जो अरोम छिद्र है, इससे हम ब्रीदिंग लेते हैं, मुंह से श्वास नहीं लेना है ना। और जो भी अगर मुंह से श्वास लेता है, लाइक या तो उसकी नाक बंद है या उसको हार्ट डिसीज है ना। हमें ये ध्यान रखना है, मुंह से श्वास लेने से आयु कम होती है, तो हमें मुंह से श्वास नहीं लेना। किताब पढ़ने पर अधिक झुक के पढ़ने से, है ना, लंग्स खराब होते हैं, तो टीबी होने का डर रहता है, तो हमें ज्यादा झुक के नहीं पढ़ना, है ना। फिर चैत्र मास में, जो हमारे हिंदी कैलेंडर का जो महीना होता है, चैत्र मास में नीम के पत्ते, नीम मतलब कड़ा नीम, कड़वा नीम के पत्ते खाने से ब्लड प्योर होता है और मलेरिया नहीं होता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है। तुलसी का सेवन करने से मलेरिया नहीं होता है, मलेरिया, डेंगू हम यदि तुलसी का सेवन करें। पर हाँ, तुलसी में एक चीज ध्यान रखना है, तुलसी का सेवन जब भी करना है तो तुलसी के पत्ते को पीस लो और उसको निगल, चबाना कम है उसको, है ना, क्योंकि तुलसी का पत्ता लेके चबाने से, है ना। और अगर कोई घातक बीमारी है, टीबी, कैंसर वगैरह, तो 21 तुलसी के पत्ते एक खड़े में पीस लो और उसे दही के साथ सुबह सुबह यदि खा लिया जाए 40 दिन तक, तो रोग बढ़ना रुक जाता है और रोग में फायदा होता है। मूली,
प्रतिदिन खाने से व्यक्ति को अनेक प्रकार के रोग मुक्त हो जाते हैं, है ना। अनार, है ना, अनार जो होता है ये आंव, है ना, पुरानी खांसी और हार्ट डिसीज के लिए फायदेमंद है। हार्ट डिसीज हो, अर्जुन की छाल, आयुर्वेद में हम देखते हैं अर्जुन आर्यस, लौकी का रस, तुलसी, पुदीना, मौसम्बी, सेंधा नमक, गुड़, चोकर युक्त आटा, छिलके युक्त अनाज औषधियां हैं। पर यहाँ एक ध्यान रखना है, हम यदि लौकी का जूस ले रहे हैं तो उस लौकी को पहले चख लो, क्योंकि कई बार लौकी कड़वी भी आती है, तो लौकी को चखना है। लौकी ज्यादा लंबी है, और लौकी जब भी लो, लौकी को काट के देख लो उसमें बीज है कि नहीं। अगर बीज है तो नेचुरल पकी हुई है, बीज नहीं है इसका मतलब वो आर्टिफिशियल रूप से पकाई गई है। ठीक है। खाना खाने के पश्चात पान, गुड़ या सौंफ खा लेने से अपच नहीं होती। या जिनको अपच है वो सौंफ, गुड़, अजवाइन, है ना, मिश्री खा लेते हैं तो उनको फायदा होता है। फिर बिना आग पे पका हुआ जो भोजन होता है इसको अपक्वाहार कहते हैं। ये शरीर को स्वस्थ करता है और आयु बढ़ाता है। पर यहाँ ये ध्यान रखना है, अपक्वाहार जो हमको लेना है ये लेना है 4 बजे के पहले। 4 बजे बाद पक्वाहार खाना है, क्योंकि 4 बजे बाद अपक्वाहार शरीर में पाचन शक्ति उसकी कमजोर हो जाती है। दालें जो लेना है हम सुबह ले सकते हैं, 4 बजे ले से। शाम को तुअर, उड़द की दाल नहीं लेना है क्योंकि वो गैस करती है। ठीक है। हाँ, देन मुलेठी चूसने से कफ बाहर निकलता है। मुलेठी की लकड़ी भी मिलती है, मुलेठी पिसी हुई भी मिलती है। तो मुलेठी की लकड़ी यदि हम चूसते तो कफ बाहर निकलता है। और मुलेठी का पाउडर यदि हम हनी के साथ चाटते हैं तो कंठ भी शुद्ध होता है और कफ बाहर निकलता है। फिर हमेशा ध्यान रखना है, जल, पानी सदैव ताजा होना चाहिए, पीना चाहिए। बोतल बंद, फ्रिज का रखा बासी पानी अनेक रोग उत्पन्न करता है। प्लास्टिक की बोतल में यदि पानी रखा है और उसको धूप लग गई तो वो पानी जहर हो गया है। हमें ध्यान रखना है, बोतल बंद, हम जो बाजार में बिस्लरी खरीदते हैं तो फ्रिज में ठंडी करके देते हैं, पर जब फैक्ट्री से निकली थी कितनी धूप या गर्मी खा के हमें नहीं पता है। हमें ध्यान, नींबू जो होता है, नींबू अगर अशुद्ध पानी से कोई हो गया, जैसे लीवर की तकलीफ हो गई, टाइफाइड हो गया, दस्त हो गए, पेट के रोग हो गए या हैजा हो गया, तो उस समय नींबू पानी लेने से फायदा होता है। जिसको भी लीवर की समस्या है या पेट के रोग है उनको नींबू खाना चाहिए। नींबू एसिडिक नहीं है, ये एसिडिटी को खत्म करता है, ये ध्यान। चोकर जो खाना है ये इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, इसलिए हमेशा गेहूं मोटा पिसवाना चाहिए। और आजकल तो चोकर भी बाजार में मिलने लगा है। ठीक है। फल, मीठा और घी या तेल से बने पदार्थ खाकर तुरंत जल नहीं पीना चाहिए। आप कोई भी फल खा रहे हो तुरंत बाद पानी मत पियो। कुछ भी मीठा खाया है तुरंत पानी मत पियो। घी या तेल खाया है तुरंत जल मत पियो। अभी मुझे दिल्ली में होलिस्टिक मित्रों के साथ एक कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका मिला, उनके साथ बैठने का। तो जब उनके ऑफिस में बैठा हुआ था, उन्होंने वहाँ की कोई स्पेशल डिश खिलाई। डिश खाने के बाद मैंने पानी मांगा क्योंकि थोड़ा उसमें तीखापन था। जो सर थे उन्होंने कहा गर्म पानी दो। मैंने कहा नहीं, मैं गर्म पानी नहीं लेता, ठंडा। नहीं, उन्होंने एक चीज कहा, इसमें जो घी और तेल लगा है, अब घी कौन सा होगा, शुद्ध घी तो डाला नहीं होगा, उसने वनस्पति घी डाला होगा, तो वो गर्म पानी से, है ना, तो हमें तुरंत ठंडा पानी नहीं पीना है। भोजन पकने के 1 घंटे के अंदर ही खा लेना चाहिए। इसके बाद उसकी पौष्टिकता खत्म हो जाती है और 12 घंटे बाद तो ये खाना पशुओं के खाने लायक भी नहीं रहता। पर हम क्या करते हैं, है ना, सुबह का शाम, शाम का सुबह, है ना, ये खा रहे हैं। एक जगह एक चुनावी जगह का मुझे संचालन करने का मौका मिला, वहाँ का हिसाब किताब देखने का। तो वहाँ के मैंने हलवाई को बुलाया, मैंने कहा
शाम के भोजन की क्या तैयारी है? डॉक्टर साहब सब रखा है, कुछ नहीं चाहिए शाम को। और शाम को मैं घर आने वाला था, तो जो हमारे मित्र जो चुनाव लड़ रहे थे, मैंने कहा जोशी जी शाम को खाना साथ में खाएंगे, घर नहीं जाओगे आप। वो चुनाव प्रचार करके आए, खाना खाने बैठे। खाना खाने बैठे तो सब्जी इतनी स्वादिष्ट कि बस। मैंने उसको बुलाया हलवे, मैंने कहा सब्जी कौन सी है? हाँ सब्जी तो आप लेके ही नहीं आए। बोले जो सर कल की सब्जी बच गई थी ना, उसको धो के बघार दिया। और उसमें उन्होंने क्या किया, इतना टेस्टी चीजें डाल दी कि उन्होंने कचरा खिला दिया, हमें पता नहीं। ऐसे ही एक बार बाहर कहीं सफर करने का मौका मिला तो हमने छाछ पिया, एक प्रतिष्ठित कंपनी का। वो 20-22 दिन पुरानी थी, डब्बा बंद छाछ। घर की 3 दिन पुरानी छाछ सड़ जाती है, 7 दिन पुराना पानी बेकार हो जाता है। हम क्या कर रहे हैं, हमें ध्यान रखना है खाना बनने के 1 घंटे के अंदर उसे उपयोग में ले लें, है ना, ताकि उसकी पौष्टिकता कम नहीं हो। फिर हमें ध्यान रखना है मिट्टी के बर्तन में जो भोजन पकाया जाता है उसका पौष्टिकता 100% रहती है, 100% शुद्ध। कांसे के बर्तन में जो पकाया जाता है वो 97% होता है, पीतल के बर्तन में 93, एल्यूमिनियम और प्रेशर कुकर में जो हम बनाते हैं उसमें पौष्टिक तत्व 10% ही बचता है। सोचो आप, गेहूं का आटा, जब हम आटा लेते हैं तो गेहूं का आटा 15 दिन पुराना और ज्वार बाजरा मक्का का आटा 7 दिन से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। आप 15 दिन का आटा पिसा लो, यदि आपके घर में चक्की है तो वेल एंड गुड, है ना। फिर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मैदा, बिस्किट, ब्रेड, समोसा आदि कभी नहीं खिलाना चाहिए। हम क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को पार्ले जी ले आए, बिस्किट ले आए, दूध में गला के खिला दिया। हम कितना नुकसान कर रहे हैं सोचो। हम अपनी बचत कर रहे हैं कि यार बच्चा दलिया नहीं खा रहा है, रोटी नहीं खा रहा है, 2 साल का है, 3 साल का, तो 14 साल छोटे बच्चों को बिस्किट वगैरह नहीं देने। खाने के लिए जैसे मैंने बताया सफेद नमक से बचना है, सेंधा नमक सर्वश्रेष्ठ है। इसके बाद आता है काला नमक, और सफेद नमक के लिए बोला है ये पॉइजन है ना। अब क्योंकि हम सांसारिक लोग हैं, तो कभी किसी को कुछ जल जाए तो जल जाने पे आलू का रस, आलू को पीस के उसका रस लगा दो, हल्दी, शहद, है ना, घृत कुमारी, घृत कुमारी मतलब एलोवेरा, क्वारपाटा में से कुछ भी लगाने पे जलन ठीक हो जाती है और पुले नहीं पड़ते। जले का सबसे बढ़िया उपचार है कि जलता है, पानी के नीचे ठंडे पानी में हाथ रख दो, फर्क पड़ जाता है। फिर सरसों, तिल्ली, मूंगफली, सूरजमुखी, नारियल का कच्ची घानी का तेल और देसी घी ही खाना चाहिए। रिफाइंड ऑयल और वनस्पति घी, जिसको हम आम भाषा में डालडा कहते हैं, जहर होता है, जो पॉइजन। फिर यदि हम नेक्स्ट बात करें, पैरों के अंगूठे के नाखून को सरसों के तेल में भिगोने से आंखों की खुजली, लाली और जलन मिट जाती है। दोनों पैरों के अंगूठे के नाखून सरसों के तेल, रुई लिया, उसके आसपास नाखून के आसपास सरसों का तेल लगा दिया, आंखों की शुष्की, लाली, जलन खत्म। फिर क्योंकि आप चिकित्सक हैं, हीलर हैं, चूना खाने से 70 प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं। चूना कैसे खाना है, दाल सब्जी में गेहूं के बराबर चूना, गला हुआ चूना मिला के खा लो, बेस्ट। सुबह दही में चूना मिला के खा लो, बेस्ट। का पानी नितार के, है ना, वो चीज ले सकते हैं। चूना, पान में चूना खा सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है। फिर कभी चोट लग जाए, स्वेलिंग आ जाए, घाव हो जाए, उस पर 15-20 मिनट तक मैग्नेट रखने से जल्दी फायदा होता है। हड्डी अगर टूट गई हो तो चुंबक का प्रयोग करने से हड्डी जुड़ने में भी कम समय लगता है। यदि मैग्नेट नहीं हो तो ठंडे पानी की पट्टी सर्वश्रेष्ठ काम करती है। मीठे में मिश्री, गुड़, शहद और देसी कच्ची चीनी का प्रयोग करना चाहिए। यदि मीठा खाने का शौकीन हो तो सफेद चीनी जहर है, ठीक है। हाँ, अगर कुत्ता काट खाए
क्योंकि आजकल आम बात हो गई है, तो उस पर तुरंत हल्दी लगाना चाहिए और अपना ट्रीटमेंट देना चाहिए। बर्तन हो मिट्टी के ही प्रयोग करना है। टूथपेस्ट और ब्रश के स्थान पर उंगली, दतून या मंजन का प्रयोग करेंगे तो दांत ज्यादा मजबूत होगा। टूथब्रश ब्रश भी कर रहे हैं तो प्रेशर ज्यादा नहीं लगाना है। और जिनको आंखों की ज्यादा समस्या हो उन्हें है ना आंखों के रोग में दातुन नहीं करना चाहिए। जिनको आंखों के रोग हो तो दातुन नहीं करना और ब्रश और उंगली से कर सकते। फिर ये कोशिश करना है सूर्योदय के पश्चात, है ना, जितना पढ़ने लिखना, कम रोशनी में पढ़ना लिखना नहीं। रोशनी पर्याप्त होना चाहिए, पर्याप्त नींद होना चाहिए, है ना, और ताजा स्वस्थ भोजन होना चाहिए। देर रात तक यदि आप जागेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, पाचन शक्ति कमजोर पड़ेगी और आंखें कमजोर होगी। हमें क्या करना है, देर रात तक यदि जगने की बिना कारण, जैसे होता है ना कि मोबाइल देख रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, तो उससे हमें बचना है। फिर प्रातः का भोजन एक बादशाह की तरह, इसका मतलब हेल्थी डाइट लेना चाहिए, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इसे रिच डाइट लेना चाहिए। दोपहर का भोजन एक सिपाही की तरह शरीर को चलाने के लिए, और रात्रि का भोजन एक संत की तरह या एक भिखारी की तरह होना चाहिए। यानी सुबह का भोजन मस्त, बिल्कुल डाइजेस्टिव, है ना, रिच फूड, दोपहर में उससे कम खाना चाहिए, और शाम का भोजन कम हो, और रात को तो भोजन अवॉइड ही करना चाहिए। ठीक है, रात्रि जल्दी सोना चाहिए, क्योंकि जितना हम रात को समय पे सोएंगे उतना जल्दी उठ पाएंगे, और जल्दी उठेंगे तो हमारे शरीर की कई शक्तियां बढ़ जाएंगी। तो हमें क्या करना है, आज हमने जो सीखा है उसको हमको आगे बढ़ाना है। जितना हम आगे बढ़ाएंगे, जितना हम, मैं तो क्या करता हूँ, कोई भी अच्छी चीज मिलती है उसको तुरंत 2-4 लोगों को बांट देता हूँ, तो मेरी पक्की हो जाती है। वो करे या ना करे, मुझे क्या करना है, मेरे पास है 2-3 लोगों को सुना दी, है ना, तो ये चीजें हमको करना है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, तो ये करना है। और एक चिकित्सक को, साधक को पढ़ने की भाषा आनी चाहिए, है ना। तो जैसा हम नाखून के बारे में बात करने वाले हैं, जीभ के बारे में बात करने वाले हैं, इस सब के बारे में बात करेंगे, तो आपको क्या करना है, इन सबको प्रैक्टिकल में लाना है ना। तो आप लोगों से बात किया, बहुत अच्छा लगा, है ना। तो फिर अपन बात करते रहेंगे, और बात करना भी चाहिए, क्योंकि बात करेंगे तो एक दूसरे के बारे में अपन जान पाएंगे, समझ पाएंगे, है ना। क्योंकि वही चीज है, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन, और स्वस्थ मन के लिए क्या करना है ना, जितने लोगों को हम स्वस्थ कर सकेंगे उनकी दुआएं कमा सकते हैं, हम कमाएंगे, हमको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो अब आपके जो भी सवाल जवाब हो, आप इसके कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जवाब दें, है ना, और अपन उसके ऊपर बात करते रहेंगे, है ना। तो आज के लिए आई होप कि ये सफिशिएंट होगा, रहा होगा, है ना। आपके सवाल के इंतजार कर रहा हूं मैं, ताकि अगले सेशन में उसको ले सकूं। आप लोग आए, शामिल हुआ, इसको आगे प्रमोट कर रहे हैं। इसके लिए इंटरनेशनल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन होलिस्टिक हेल्थ स्वस्थ समाज की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। और आपको कभी भी जरूरत है, मैं हमेशा डॉक्टर मयंक पुरवाल जी की पूरी टीम आपके साथ हमेशा तैयार है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।